ने सभी विरोधियों के अरमाने पर पूरी तरह झाड़ू फेर दिया। दिल्ली में बीजेपी लुप्त हो गई है और कांग्रेस पूरी तरह विलुप्त। दिल्ली में ना तो नरेंद्र मोदी का मैजिक चला और ना ही किरण बेदी का करिश्मा। बीजेपी की सीएम इन वेटिंग किरण बेदी खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। 2013 में 32 सीटें जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर पूरी तरह सिमट गई और कांग्रेस रह गई है पूरी तरह खाली हाथ। बीजेपी की सीएम इन वेटिंग किरण बेदी खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। 2013 में 32 सीटें जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर पूरी तरह सिमट गई और कांग्रेस रह गई है पूरी तरह खाली हाथ। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में अब आम आदमी पार्टी के 67 विधायक हैं। खुद अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों से भी 1.5 गुना ज्यादा। दिल्ली के नतीजों से बड़े बड़े सियासी पंडित भौचक्के हैं। देश भर में अब यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर दिल्ली में केजरीवाल की सुनामी की असली वजह क्या है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनमत मिला है या फिर बीजेपी के खिलाफ दिल्ली के वोटरों ने जनाक्रोश दिखाया है। दक्षिण तक पूरा प्रधान बदल डाला। दिल्ली में बटन दबाकर पूरा हिंदुस्तान बदल डाला। दिल्ली में इतनी भारी जीत की उम्मीद खुद आम आदमी पार्टी ने भी नहीं की थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जादू और आपकी झाड़ू चलने के आसार थे। खुद केजरीवाल ने इंडिया न्यूज पर माना था कि उन्हें कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 45 सीटें मिल सकती हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि 40 के करीब सीट आएगी। 40 के करीब आपको उम्मीद है? नहीं, सर्वे बता रहे हैं। जनता कह रही है 50 के करीब आएगी। आपको कितनी उम्मीद है? मुझे लगता है 45 के करीब आएगी। ये आपकी उम्मीद है? रियलिस्टिक फिगर जो है वो 45 है। 50 भी मुझे लगता है थोड़ा ओवर एस्टिमेट है, 40 थोड़ा अंडर एस्टिमेट है। 40 आपको अंडर एस्टिमेट है? हाँ जी। सच्चाई यह है कि केजरीवाल ने खुद दिल्ली की सत्ता छोड़ते समय कहा था कि अगली बार दिल्ली के लोग उन्हें कम से कम 45 सीटें देकर सत्ता में भेजेंगे। दिल्ली की 43 सीटें यानी 2/3 बहुमत। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की ऐसी सुनामी आई कि खुद केजरीवाल सहम गए। अंदर एक डर भी लग रहा है। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जरा सा भी अहंकार मत करना। दिल्ली का जनादेश देखने के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर दिल्ली के लोगों का संदेश क्या है। ये आम आदमी पार्टी के समर्थन का जनादेश है या फिर बीजेपी के खिलाफ भयानक जनाक्रोश, जिसने बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी तक को नहीं बख्शा। Point is, I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. 2. If BJP as a party is lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. किरण बेदी को लाने से आरएसएस का विरोध था, ये बिल्कुल गलत है, 100% झूठ है। हाँ, उसका क्या परिणाम हो गया, इसका कारण परिणाम हो गया, तो मुझे लगता है कि ऐसा इसका कोई परिणाम नहीं। दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता तो भी स्थिति यही होती। दिल्ली में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लिहाजा दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का सफाया होने पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वैसे भी केजरीवाल तो मतदान के पहले ही पूरे आत्मविश्वास के साथ इंडिया न्यूज को लिखकर बता चुके थे कि दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से। ये लिख के देता हूँ। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप बिल्कुल लिख के दीजिए और मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा। साइन करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन दिल्ली के वोटर बीजेपी की इतनी दुर्गति करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में केजरीवाल की सुनामी में बीजेपी साफ क्यों हो गई? क्या दिल्ली में चुनाव कराने में देरी बीजेपी को ले डूबी? क्या दिल्ली में साध्वी निरंजन ज्योति जैसे नेताओं के विवादित बयानों ने बेड़ा गर्क किया? क्या दिल्ली में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की बजाय किरण बेदी के नाम पर चुनाव लड़ने का देरी से लिया गया फैसला बीजेपी के खिलाफ गया? क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नेगेटिव प्रचार अभियान बीजेपी पर भारी पड़ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो जी हां, आप मस्त और बाकी सब पस्त। जनादेश यही कह रहा है, ऐसा जनादेश भारतीय इतिहास में किसी मेन राज्य के अंदर शायद कभी किसी को नहीं मिला। किसी ने कल्पना, नॉर्थ ईस्ट में मिला है, सिक्किम में मिला है। 1996 में तमिलनाडु को एडीएमके को केवल 4 सीटें मिली थी। बिल्कुल, केवल 4 सीटें मिली थी, लेकिन मैं हिंदी स्पीकिंग राज्य की बात कर रहा हूं। मैं हिंदी स्पीकिंग राज्य की मैंने मेन राज्य की बात करी, मेन स्ट्रीम राज्यों की बात करी। मैं ऐसा नहीं कह रहा तमिलनाडु मेन स्ट्रीम राज्यों में नहीं है, पर मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं। आप मुझे करेक्ट करा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सुनामी की असली वजह क्या है? क्या हम मिसकैलकुलेट तो नहीं कर रहे हैं इस जीत की वजह क्या बीजेपी के खिलाफ जनाक्रोश है? क्या वाकई बीजेपी के खिलाफ अंदर ही अंदर कोई जनाक्रोश पनप रहा है? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जो आम आदमी को 8 आदमी पार्टी कहते थे, लेकिन अब 67 आदमी पार्टी बन गई है। वो दिल्ली विधानसभा के अंदर डॉक्टर संबित पात्रा, रागिनी नायक जी जो कि कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वीना गुप्ता जी जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, पॉलिटिकल कमेंटेटर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, मेरे साथ हैं अनुज गुप्ता साहब जो कि हमारे इन हाउस सेफोलॉजिस्ट हैं। लेकिन रागिनी, मेरा पहला सवाल, आपकी तो ना रात बाकी है ना पार्टी बाकी है। देखिए, मैं तो ये इसी बात से शुरू करूंगी कि जनादेश जो है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि है। उसे नतमस्तक होकर न सिर्फ मैं बल्कि कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। 0 सीट और पर। बिल्कुल, हाँ, वही उसी पर आ रही हूँ। और देखिए कि जहां पर हार होती है वो कहीं ना कहीं कमियों की तरफ इशारा करती है, तो मैं इस बात से बिल्कुल परहेज करूंगी नहीं। हम जनता की आकांक्षाओं को भांप नहीं पाए, हमारा डिस्कनेक्ट भी रहा। यही तो बीजेपी कह रही है। हमारी उपलब्धियां जो थी, यही तो बीजेपी कह रही है। प्रोपोगेंडा और पॉपुलिस्ट जो 2 तरीके की यहाँ पर राजनीतिक समीकरण चल रहे थे, हम कुछ बीच का रास्ता इख्तियार करते रहे। शायद जनता ने उसको भी पसंद नहीं किया। और आज मैं ये भी स्वीकारती हूँ कि कांग्रेस के भीतर से एक नए थॉट प्रोसेस की, एक नई तरीके की सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्निंग प्रोसेस भी होना चाहिए। और लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगी कि नाउमीद नहीं दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नहीं, ये तो रात में तब्दील हो गई है रागिनी, अब ये शाम रात में तब्दील हो गई। शाम रात होती है और फिर रात के बाद ही सवेरा आता है। लेकिन ये सवेरा कब आएगा? 77 में भी यही कहा गया हमसे, 96 में भी यही हुआ, 99 में 3 ही प्रदेश हमारे पास थे, 5 साल बाद 17 हो गए। तो ये ना माने, कांग्रेस ने कठिन दौर का सामना किया है और आज तो घटते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हाँ, हो सकता है घट रहे हो, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की जनता के दिल में दोबारा स्थान प्राप्त करेंगे। और सिल्वर लाइनिंग ये है, थोड़े से हास्यास्पद नोट पर कहती हूँ, कि अब यहाँ से तो बढ़त ही हो सकती है। यहाँ से मतलब आप तो रसातल में पहुंच गए हैं। नहीं, 10% वोट है हमारे पास, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ से बढ़त ही होगी। कितने प्रतिशत से 10% पे आए हैं अनुज जी? जी हाँ, 25% के आसपास से 9.7% पर रहे हैं, 10 भी नहीं है वो। 9.7%, सिंगल डिजिट पे आ गए आप रागिनी। और ये मैं 2013 से जोड़ रहा हूँ। यदि 2008 से जोड़ता तो 50% के आसपास से फिर नीचे उतर करके आए हैं। मतलब 50% से 9% का फासला राहुल गांधी ने आपको तय करा दिया रागिनी। देखिए, आप आज तो मैं हार हुई है, और हार के बाद आप जो भी कटाक्ष करेंगे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। आप नेतृत्व पर सवाल पूछेंगे, मैं उस पर जवाब दे दूंगी, लेकिन मैं जानती हूं आप संतुष्ट नहीं होंगे। अजय माकन जी ने अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि वो चेहरा थे हमारे कैंपेन कमेटी का, अरविंदर सिंह लवली जी हमारे पीसीसी अध्यक्ष थे, दोनों ने इस्तीफा सामने रखने की बात की। और मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने क्षेत्रीय नेतृत्व को खुला हाथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं किया कि पैराट्रूपिंग करके किरण बेदी जी आ गई और जगदीश मुखी कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है, किसी से बातचीत ही नहीं हुई, अचानक से हमारे ऊपर ये थोप दी गई और उसी की वजह से कुठाराघात और भितरघात शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में। नतीजा हम आज देख रहे हैं। और जहां तक लॉस की बात है, आपने 8 से 0 तो हमें दिखा दिया, लेकिन जो 32 से 3 हुए हैं उन पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। नहीं, 32 से 3 हुए, उन पर खूब चर्चा करेंगे। आप कहेंगी मैंने आपको टाइम नहीं दिया, इसलिए पहले मैं आपको भरपूर टाइम दे देता हूं। तब तक डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बहस का मेन थीम ही यही है कि बीजेपी के खिलाफ क्या ये जनाक्रोश है, और क्या न्यू मिडिल क्लास जिसको परिभाषित किया था नरेंद्र मोदी ने 2014 के बिल्कुल कहिएगा आप 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, क्या वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है? मैं सीधे चलूंगा वीना गुप्ता जी के पास। वीना गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल और वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने भी ये जीत एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट नहीं की थी, उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि 70 में से 67 सीटें निकल कर आ जाएंगी बिल्कुल दिल्ली विधानसभा की आपकी झोली में। सवाल यह है कि यह कमाल कैसे हो गया? जी दीपक जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमें लग तो रहा था कि हमारा दिल्ली में बहुमत आएगा, लेकिन इतना बड़ा बहुमत आएगा, इतना प्यार मिलेगा, इसका हमें वाकई अंदाजा नहीं था। तो आपकी बात का जवाब देने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए मैं 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जो अरविंद जी की छवि है दिल्ली की जनता के दिमाग में, वो एक बहुत ही ईमानदार नेता की छवि है। और दूसरा ये कि लोग समझते हैं कि वो उनमें से एक है, तो वो जनता का सीएम वाला जो हमारा नारा था वो कहीं ना कहीं लोगों से बहुत कनेक्ट हुआ। दूसरी बात ये कि पिछले 2 साल में हमने दिल्ली में एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा किया है। हर वार्ड लेवल पे आज हमारा संगठन है, तो ये संगठन हमारे बहुत काम आया। और तीसरी बात मुझे लगता है जो बीजेपी की नेगेटिव कैंपेन जो थी, जहां मुद्दों की बात कर रहे थे, वहां बीजेपी हमेशा अरविंद जी पर व्यक्तिगत हमले करती रही, नक्सली बोला, बंदर बोला। तो ये जो इस तरह की नेगेटिविटी उन्होंने दिल्ली में फैलाने की कोशिश करी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने उस नेगेटिविटी को नकार दिया। बिल्कुल, आपने तीनों मुद्दे सही रखे, क्योंकि हम जो 10 बड़ी बातें दिखा रहे हैं उसमें कमोबेश यही मुद्दे इंक्लूड करके दिखाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति लगता है हर जगह पर सफल साबित हुई है और बीजेपी की रणनीति हर जगह पे फेल। संबित, मैं यहाँ पर आपको जोड़ना चाहूंगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के खिलाफ लोगों में जनाक्रोश है? देखिए दीपक, मैं इससे पहले कुछ भी सुन नहीं पाया क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो अभी आपका सवाल मैं सुन रहा हूं। और देखिए जो आज नतीजे रहे हैं स्वाभाविक रूप से वो बहुत ही निराशाजनक रहे हैं। और बिल्कुल रविशंकर प्रसाद जी ने थोड़ी देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जबरदस्त हार रही है, और एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम जरूर अपनी हार की समीक्षा करेंगे। मगर ये कहना कि एक जन आक्रोश हमारे खिलाफ रहे थे, ये मुझे लगता है जरा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो वोट परसेंटेज है 2013 असेंबली के बनिस्बत वो लगभग इंटैक्ट है, 1% घटा है। कहीं न कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो बिल्कुल एज इट इज शिफ्ट हुआ है आम आदमी के पास। बसपा का भी लगभग 9% आम आदमी के पास शिफ्ट हुआ है, उसका अच्छा असर आम आदमी को मिला है। ये आपके पास क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? ये बीजेपी के पास क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? हमारे में रही है जो हम आकर्षित नहीं कर पाए। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि आपकी सरकार अच्छी चल रही थी, नरेंद्र मोदी पॉपुलर फेस है। अच्छा होता अगर हमारे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मैं वीना जी आ रहा हूं आपके पास। नरेंद्र मोदी एक अच्छा चेहरा है, आपके पास 45% वोट था लोकसभा चुनाव के अंदर, वो वोट आप कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं। आप 2013 के फिगर बता के अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना वोट लोकसभा का कंसोलिडेट नहीं रख पाए, आपने उस वोट में लंबा डेंट लगाया। आप 2013 का फिगर बता के अपने आप की पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर चेहरा है, किरण बेदी को आप लेकर आए सीएम पद का दावेदार बनाकर, आपने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक मीटिंग करी, आपने पूरी सरकार को उतार दिया, लेकिन आप उस वोट से जो कांग्रेस से छिटका उससे आप 1%, 2%, 3%, 4%, 5% भी खींच नहीं पाए अपने पास। इसको क्या कहेंगे संबित पात्रा? ये फेलुअर नहीं है, इसका मतलब आपको उस जनता ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया जो 45% तक उठकर आपके पास लोकसभा चुनाव के अंदर आई थी। नहीं, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा। और दीपक जी, पीठ थपथपाने का तो कोई विषय बनता ही नहीं है। ऐसे में बड़ी परेशानी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। और जैसे हमने कहा कि जरूर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मैं भी खुद कह रहा था कि ये उनके पास क्यों गया, हमारे पास क्यों नहीं आया, ये जरूर चिंता का विषय है और हम इस पे हम जरूर आत्मचिंतन करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि किरण बेदी की पैराशूट एंट्री ने आपकी छवि बिगाड़ी कि नहीं बिगाड़ी? जनता ये सोचने लगी कि बीजेपी के घर में तो कोई नेता ही नहीं है। देखिए दीपक जी, एक नहीं अनेकों कारण हुए होंगे हार के, कोई एक कारण से हार हुआ हो ऐसा भी नहीं हुआ होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं और बड़े साफगोई के साथ कह रहा हूं, हम सबको बैठना होगा और चिंता करना होगा कि कहां कहां किस स्टेप में हमने गलती की है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। आप मानते हैं किरण बेदी एक गलती थी?
नहीं, मैं नहीं मानता किरण बेदी एक गलती थी, मगर सभी पहलुओं पर हमें चर्चा तो करना होगा। अगर आपके सर्वेज में ये निकल के आ रहा है कि वो गलती था, वो निर्णय ठीक नहीं था, अगर जनता ऐसा मान रही है तो एक पार्टी होने के नाते हमें उस पहलू पर भी चिंता करना होगा। जब हमारी समीक्षा बैठक होगी, स्वाभाविक रूप से उस पहलू पर भी हम चिंता करेंगे। देखिए, संबित पात्रा जी क्या मानते हैं किरण बेदी जी के बारे में, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किरण बेदी जी भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखती हैं, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने जो बात कही कि ये मेरी हार नहीं है, ये तो पात्रा जी क्या मानते हैं किरण बेदी जी के बारे में, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किरण बेदी जी भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखती हैं, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने जो बात कही कि ये मेरी हार नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की हार है, और उसके बाद वो अंग्रेजी में बात कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी को दे करके उन्होंने संबोधित किया, वी करके नहीं किया। तो मैं समझती हूं कि जो आम आदमी पार्टी ने उन पर अवसरवादी होने का इल्जाम लगाया था, ऑटो के पीछे पोस्टर लगा के, जिस पर संबित पात्रा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आपत्ति प्रकट की थी, वो एक बार फिर उठेगा। क्योंकि इस सवाल को मैं किरण बेदी जी के उस इंटरव्यू से भी जोड़ूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनती हूं, चुनाव नहीं जीतती हूं, तो मैं हार्वर्ड चली जाऊंगी लेक्चर सीरीज खत्म करने के लिए। और एक तरफ वो कहती थी कि मैं तो जनवादी राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई हूं, जुड़ी हूं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सर पे हार का टीकरा फोड़ रही हैं, उसको दे कहकर संबोधित कर रही हैं, और कल अगर हार्वर्ड चली जाती हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर उठेगा। दीपक जी। संबित, दीपक जी देखिए, वैसे तो मैं आज रागिनी जी का उत्तर देना नहीं चाहूंगा और ना ही मैं कांग्रेस के ऊपर या आम आदमी पार्टी के ऊपर आक्रमण करना चाहूंगा, वार करना चाहूंगा। जनता इसे पसंद भी नहीं करेगी। आज आम आदमी पार्टी का दिन है, उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेज देना चाहिए। आज मेरा बहुत खराब दिन है क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और मुझे लगता है आज रागिनी को भी अपनी पार्टी का समीक्षा करना चाहिए। हमारे पार्टी की समीक्षा हमारे ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। संबित जी, आपके कनेक्ट होने से पहले वो हो चुका है। नहीं, संबित जवाब तो दे दीजिए ना। किरण बेदी ने जो कहा वो तो एक हकीकत है ना। उन्होंने कहा बीजेपी हारी है, मैं नहीं। आई हैवंट लॉस्ट, बीजेपी हैज लॉस्ट। नहीं, इस पे समझने का विषय है। आपको ध्यान होगा कल भी किरण बेदी जी रूबरू हुई थी कैमरे के सामने, और जब उनसे पूछा गया था कि हार का जिम्मेदार कौन होगा, तो किरण बेदी जी ने बार बार कहा था, आई विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लूंगी, किसी प्रकार की भी हार की भी, किसी प्रकार की जीत की मैं जिम्मेदारी लूंगी। नतीजे आने से पहले कहा था, नतीजे इतने बुरे आए, उसके बाद पल्ला झाड़ दिया उन्होंने। इसको आप फिलोसॉफिकल अंदाज। रागिनी जी, मैं आपको सलाम करता हूं। इतना कुछ होने के बाद भी आप हंस सकती हैं, आप मेरे से लड़ सकती हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं आपके सलाम को कबूल करती हूं। मुझे लगता है मैं आपके सलाम को कबूल करती हूं। आपने जो अहंकार और दम्भ से परिपूर्ण वक्तव्य रखे थे और बहुत समय से आप रखते आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी को वेंटिलेटर पे चढ़ा के और तमाम सबके बारे में तमाम तरीके के टिप्पणी करके, इसी का नतीजा है कि आप 32 से 3 पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस का रिजल्ट तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, लेकिन आप तो परसों सरकार बनाने की बात कर रहे थे, तो इसलिए इतने आपका सलाम मैं आज कबूल कर लूंगी, क्योंकि बुरे समय में भी हंसकर ही उस समय को काटा जाता है। संबित जी, ये तो चोट पर चोट हो गई। रागिनी, आप सच में कितना बोल लेती हैं। आपके मुंह से सुनकर अच्छा लग रहा है। कमाल सोच रहा हूँ, इतने खतरनाक परिस्थिति रागिनी जी कितना बोल लेती है। इसे कहते हैं नहले पर दहला। इसे कहते हैं नहले पर दहला। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि संबित के नहले पर पहली बार किसी ने दहला मारा है। आपको लाजवाब कर दिया संबित। नहीं, आज सभी लोग मुक्त हैं दहला मारने के लिए, क्योंकि मैं आज दुखी हूं और वाकई दुखी हूं कि ऐसा परफॉर्मेंस हमारा नहीं होना चाहिए था। और मैं आज ना कांग्रेस पे अटैक करूंगा, ना आम आदमी पार्टी पे अटैक करूंगा। मैं सोचूंगा कि मुझे कैसे सुधरना है। बस संबित, आपका दुख समझने योग्य है और उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन दीपक अगर आप अनुमति दें, जो चर्चा का मूल विषय है। देखिए, आम आदमी पार्टी से थोड़ी सी शिकायत मुझे भी है, और वो ये है कि कल ही इसी चैनल के कार्यक्रम में मैंने भविष्यवाणी की थी कि आम आदमी पार्टी को 45 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 22। तो मैंने कहा था 45 और 22, और इन लोगों ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि 45 जमा 22 कर दिया। 45 और 22 की जगह 45 जमा 22।
ये जो लगभग अभूतपूर्व जीत है आम आदमी पार्टी की, और जो आप अभी आंकड़े दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को 10,000 वोट भी नहीं मिले हैं, जिसमें किरण बेदी 3,000 वोट से हार गई हैं, और कृष्णानगर से, जहां से भारतीय जनसंघ के जमाने से कभी ये लोग नहीं हारे हैं। अब रागिनी से या किसी से भी बहस मुबाहिसा करना वो संवेद और उनका अधिकार है, लेकिन इन चीजों पर सोचना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर मैं इन चीजों पर अगर सोचूं तो आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आम आदमी पार्टी मस्त, भाजपा और कांग्रेस पस्त। जरा लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद की स्थिति देखिए, याद कीजिए। उस समय की स्थिति ये थी कि भाजपा मस्त, कांग्रेस पस्त और आम आदमी पार्टी व्यस्त, और जनता हो गई त्रस्त, इसीलिए ये नतीजे आए। रागनी प्लीज, अच्छा प्लीज। आम आदमी पार्टी की इस जीत को आप केवल पिछले 15 दिन के पैरामीटर पर मत नापिए। आम आदमी पार्टी के लोग पिछले 6-7 महीने से सॉरी सभाएं, वो दिल्ली डायलॉग, तमाम लोगों से बातचीत, तमाम लोगों से एक इनपुट लेने की कोशिश, लगातार माफी मांगने का काम, और उसके बाद इतने भयानक नेगेटिव प्रचार के बावजूद कोई व्यक्तिगत हमला नहीं, कोई नेगेटिव हमला नहीं। हम ये समझते हैं कि जनता जो है वो केवल 2-4 दिन में फैसले करती है, ऐसा नहीं होता। जनता अपने ढंग से राजनीतिक परिपक्वता से फैसले करती है, और ये सबक मुझे अच्छा लग रहा है जो नीचे स्टिकर चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से बार बार कह रहे हैं कि अहंकार ना करें, क्योंकि मैं ये मानता हूं और हमारी परंपरा में हम सब लोग जानते हैं कि अहंकार तो दशानन का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, उसके सामने कौन सा राजनेता कहां लगता है, चाहे उस राजनेता का नाम नरेंद्र मोदी हो और चाहे उस राजनेता का नाम अरविंद केजरीवाल हो। अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। एक और बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि हम लोग इस बात पर भी विचार करें कि ये केवल भाजपा और कांग्रेस की हार नहीं है, मैं इसको नकारात्मक मैंडेट नहीं मानता, और ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में लहर या सुनामी नहीं है, ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स के पक्ष में लहर या सुनामी है, और उस नई तरह की पॉलिटिक्स के नएपन को ना कांग्रेस समझ पा रही है ना भाजपा समझ पा रही है। ये लोग अभी भी पुराने पैरामीटर्स में बात कर रहे हैं कि साहब वो हमारा दलित वोट खिसक गया, वो हमारा मुस्लिम वोट खिसक गया, वो गरीब उधर चला गया, वो अमीर उधर चला गया। दिस इज अ वेरी वेरी न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें आप जनता से इनपुट लेते हैं, जनता से इंटरैक्शन का संबंध बनाते हैं, जिसमें आप मध्य वर्ग के आदर्शवादी लड़के लड़कियों को सड़क पर लाते हैं, जिसमें आप गरीब आदमी को यह भरोसा दिलाने में कामयाब होते हैं कि हम आपके साथ हैं, जिसमें जनता के साथ आपका लगातार संवाद रहता है, जिसमें आप लोगों को ठोस कार्यक्रमों के तौर पर ठोस कार्यक्रम पेश करते हैं। अमल कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, और अगर अमल नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे और अहंकार का प्रदर्शन करेंगे तो आम आदमी पार्टी जो आज 67 पर है, इसे 6 पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अब हिंदुस्तान के वोटर में एक बड़ा शुभ प्रकार का, बड़ा सकारात्मक प्रकार का अधैर्य है, और उस अधैर्य की उपेक्षा ना राहुल गांधी कर सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी, ना अरविंद केजरीवाल, कोई भी नहीं। ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स की शुरुआत है, और इसको मैं इसी रूप में देखता हूं, और इसलिए मैं समझता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये जो जीत है, ये सारे देश में एस्टेब्लिशमेंट जो है पॉलिटिकल, पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, उन सबके लिए खतरे की घंटी है। खास करके ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ठोस राजनीतिक विश्लेषण में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह घेर रही है, बीजेपी की जगह नहीं घेर रही है। बीजेपी का वोट परसेंट अभी भी लगभग उतना ही है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट परसेंटेज को खत्म किया है। इसलिए रागिनी जी, आपकी पार्टी को संबित पात्रा से न्यायालय पे दहला करना अलग बात है, लेकिन आपकी पार्टी को सचमुच बहुत गहरे में मंथन करना होगा, और इस सवाल का जवाब आपको अपने आप से पूछना होगा कि अजय माकन इस्तीफा दे सकते हैं, अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा दे सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया? केंद्रीय नेतृत्व कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार है या नहीं? शाह भी शायद इस्तीफा दे सकते हैं, फिर नरेंद्र मोदी भी दे सकते हैं। अरे वो आप संबित पात्रा से कहिए, मैं भाजपा का सदस्य नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। टेलीविजन पर ही राहुल गांधी क्या करेंगे मेरी नजर उस पर है, लेकिन मैं पहले वीना गुप्ता जी के पास चलता हूँ। वीना गुप्ता जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कहना चाहूंगी। जी हाँ, आपने एक नई ब्रांड की पॉलिटिक्स तो खड़ी कर दी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 49 दिन में पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने सरकार छोड़ दी, अब वो वादा कर रहे हैं कि नहीं 5 साल वो जमे रहेंगे। सवाल ये है कि क्या इस नई ब्रांड की पॉलिटिक्स को वो कैरी ऑन कर पाएंगे, अपने किए वादों को पूरा कर पाएंगे? इतने बड़े बड़े, इतने लंबे चौड़े वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से कर दिए हैं। अब अपने मेरे से पहले जो प्रवक्ता आई थिंक पुरुषोत्तम जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आज आम आदमी पार्टी की जो विजय है दिल्ली में,
ये एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत है और अब समय बहुत बदल गया है। पहले वाला जो राजनीति लोग सोचते थे कि जो चलता है वाला एटीट्यूड अब बिल्कुल नहीं है। अब जनता की अपेक्षा अपनी सरकार से बहुत ज्यादा है, उसको हर तरह की सुविधाएं चाहिए। और अगर मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, अगर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पे डिलीवर नहीं किया तो आज जो हमें बहुमत मिला है उसको खत्म होते हुए वो कोई देर नहीं लगने वाली है। और हमने जो मैनिफेस्टो लिखा है उसके पीछे हमने बहुत मेहनत करी है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगी कि उस एक एक वायदे पे हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपेक्षा भी रखती हूँ मीडिया से, जैसे मीडिया हमें हमेशा हमारी बहुत स्क्रूटनी करती आई है, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि फ्यूचर में भी मीडिया हमारे एक एक पॉइंट की बहुत गहरी तरीके से स्क्रूटनी करती रहेगी और वही स्क्रूटनी इंश्योर करेगी कि हमने जो प्रॉमिस किया है हम उस पर डिलीवर करें। बिल्कुल आप डिलीवर करें, ये बड़ी बात होगी कि डिलीवर करना और डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो कितना स्ट्रांग हो, वो कितनी उस डिलीवरी मैकेनिज्म को आप कैसे ठीक करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और देखने वाली बात होगी। लेकिन संबित, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपकी रणनीतिक भूल नहीं थी कि आपने चुनाव देरी से कराए? देखिए, चुनाव जहां तक चुनाव देरी से कराने का विषय है, इस पे अरुण जेटली जी से जब सवाल पूछा गया था उन्होंने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इत्यादि के पास अधिकार होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दायित्व होता है कि वो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड करे ताकि कोई ऑप्शन सरकार बनाने का हो। तो स्वाभाविक रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एम्पल टाइम प्रोवाइड किया, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है कि सरकार बन सकती है या नहीं। जब उन्हें लगा कि सरकार किसी भी कीमत पे नहीं बन सकती है तब उन्होंने चुनाव का आह्वान किया है। इसलिए ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, ये अपने संवैधानिक नियमों के हिसाब से चलता है। संवैधानिक नियम ये नहीं था, संवैधानिक नियम ये था कि केंद्र सरकार जब चाहे चुनाव कराने की घोषणा कर सकती थी। एलजी के पास जाकर लिखित रूप में देना था कि कोई आप हमारे एमएलए खरीद लें, जब आप उसमें असफल हो गए। ओहो, जवाब दे दीजिए संबित भाई। आपको आरंभ में ही कहा, आज तलखी का दिन नहीं है, आज मैं एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करता रहूं ये उचित नहीं है, इसलिए मैं वो करूंगा नहीं। मगर मैंने बिल्कुल सटीक कहा है कि 1 वर्ष का काल होता है, प्रेसिडेंट्स रूल रखा जा सकता है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि क्या सरकार किसी भी ऑप्शन से बन सकता है। जैसे आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी जब इस्तीफा दिया था उन्होंने भी आग्रह किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि हम भी ऑप्शन देख रहे हैं, अभी आप हाउस डिसॉल्व मत करिएगा। नहीं, रखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कह बताऊंगा, आप चाहे तो मैं आपको कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था। देखिए, लोकसभा की हार के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार कोशिश की कि दोबारा कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सके, पर कांग्रेस ने जब स्पष्ट कर दिया कि ना हम समर्थन लेंगे ना देंगे, तो आपके पास विकल्प क्या था? बार बार विकल्प की बात कर रहे हैं। आपको केवल एलजी को एक चिट्ठी लिखकर ये कहना था कि कोई विकल्प हमें सूझ नहीं रहा है और दिल्ली में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी बाद में यही कहकर लिखकर दे दिया था एलजी को। आप उसको टालते रहे क्योंकि आप पर्दे के पीछे का खेल भी करने की कोशिश कर रहे थे। आज आप ये तो कम से कम स्वीकार ही लीजिए, वरना और तो कोई विकल्प था ही नहीं सामने। रागिनी जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। लगता है कांग्रेस समाप्त हो गया तो अभी आप एंकर का रोल भी अब निभाने लगेंगी। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कांग्रेस आजकल कमेंटेटर के रोल में आ गई है, आत्मचिंतन नहीं कर रही है। वो भाजपा क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, लोकतंत्र में समीक्षा करने का अधिकार सभी को है, लेकिन आप कहाँ लोकतंत्र की भावना को समझेंगे? आप में तो आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं था, इसीलिए किरण बेदी जी आ गई। तो इसलिए आप लोकतंत्र को अलग ही, आप इस भावना के चक्कर में मत पड़िए, आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपसे दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। मैं नहीं, जवाब देने दीजिए संबित पात्रा को, मुझे भी एंकर का काम करना है। रागिनी जी, एक दिन का मातम तो मना लीजिए, कम से कम एक दिन का मातम मनाइए। कल से सवाल पूछिएगा, एक दिन का मातम मनाइए। शून्य हुए हैं, एक दिन का मातम नहीं मनाएंगे? ये क्या कैसा हो रहा है ये? फिर भी मैं उत्तर देता हूं, आपने प्रश्न पूछा है, मैं उत्तर देता हूं। सुनिए, आपने ऑप्शन की बात कही,
नंबर 1, केजरीवाल जी ने मई में जब पहले तो उन्होंने रेजिग्नेशन फरवरी में दिया, फिर मई में चिट्ठी भी लिखा था कि अभी मेरे पे ऑप्शंस हैं, आप डिसॉल्व मत करिएगा, डिसॉल्व नहीं किया गया। उसके बाद आपको याद होगा आपका ओखला का विधायक, कांग्रेस का ओखला का विधायक, उन्होंने भी कहा था और सभी चैनलों में आके दीपक जी के सामने भी उन्होंने कहा था, दीपक जी को भी याद होगा कि आम आदमी पार्टी के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने हमारे साथ मीटिंग नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं। सरकार बनाना है तो वह भी एक ऑप्शन था। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था वो महत्वपूर्ण है। मैं घुमा नहीं रहा हूं, एक व्यक्ति विशेष ने क्या कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है। मई की ही बात मैंने की, मई के बाद से लेकर फरवरी तक आपने चुनाव नहीं कराया। मई आखिरी बार था जब आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि सरकार बन जाए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। मई की ही बात मैंने की, मई के बाद से लेकर फरवरी तक आपने चुनाव नहीं कराया। मई आखिरी बार था जब आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि सरकार बन जाए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। उसके बाद के इतने सारे महीने जो हो गए 7-8, वो उसकी बात हो रही है। तब क्या किया, तब तक क्या करती रही केंद्र सरकार? लेकिन संबित ये तो हकीकत है ना कि आप लोगों ने, आपने कहा कि 1 साल तक उसका राष्ट्रपति शासन रखा जा सकता था। हाँ। पर किसी कानून की किताब में तो नहीं लिखा कि रखना जरूरी था। बिल्कुल नहीं लिखा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिखा है। और तभी तो मैंने कहा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के विजडम पे होता है कि उन्हें जब लगे कि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सरकार बनने का, तब जाके वो आह्वान करते हैं इलेक्शन का। और हर बार लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही विजडम पे क्वेश्चन किया जाए और उनके ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन किया जाए। व्यावहारिक राजनीति में लेफ्टिनेंट गवर्नर की विजडम की डोर किसके हाथ में होती है, वो भी मुझसे बुलवाएंगे क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर की बागडोर सर किसके हाथ में होती है? संबित पात्रा कितना फैक्ट छुपा रहे हैं? नहीं, संबित पात्रा आज न छुपाए तो ठीक रहेगा। आज तो मत छुपाइए संबित जी, आज तो मत छुपाइए। 30 दिन जानकार बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज आम आदमी पार्टी सवाल नहीं पूछ रही है, मगर रागिनी जी को जरा देखिए जी। वो इसका बड़ा अच्छा वो है जो 356 है, द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज, वो अदरवाइज का क्लॉज भी है। तो बहुत ओपन है ये, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का मोहताज नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहता है वो कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो इशू ये नहीं है, इशू दूसरा है कि संबित को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। वो हालांकि बेचारे बहुत दुखी लग रहे हैं। ये प्रतिशोध का वोट था, सिर्फ इतना नहीं था कि वो आपको ही दे रहा था, जबरदस्त प्रतिशोध था। बीजेपी वो देख नहीं पाई। आप गौर से देखें, औसतन हर सीट पे 28,000 की लीड से बीजेपी हारी है। आपने 28,000 की लीड दी है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, अगर सिर्फ बीजेपी को हराना होता, अरविंद केजरीवाल को जिताना होता तो 3,000 4,000 का लीड लेके, और ओवरऑल जो टोटल वोट है 2.5 लाख के टोटल वोट के वेरिएशन से आप बड़े आराम से आपको जिता सकते थे और 70 की 70 सीटें आ जाती। लेकिन जब एवरेजाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि 28,000 की लीड हर सीट पे रही है। और ये संविद ऐसे नहीं होता है, जबरदस्त गुस्सा होगा। ये गुस्सा बहुत चीजों का था। वो गुस्सा इसका था कि आप यहाँ पे दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं। वो जो 7,000 रुपया महीना पाता है उसने नहीं देखा वाशिंगटन कैसा है, तो ये वादा हल्का हो गया। उसी तरह फ्लैट बनाने का वादा देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री कर रहा है। मोदी ऐसा जिसकी बताते सुनामी चली थी, हालांकि वोट 31% मिले थे। आज ये सुनामी हम शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहे कि इस वाले को क्या कहें हम। हमारे मेरी हिंदी ज्ञान में से ठीक है, संस्कृत आती है, लेकिन मैं तब से ढूंढ रहा हूं कि अगर वो सुनामी थी 31% पे तो इसको क्या कहेंगे जो 54% थी। तो सबसे बड़ी बात है कि एक जबरदस्त आक्रोश था, और वो आक्रोश जरा गौर कीजिए। आपको 13 में भी उतने ही वोट मिले, 2013 में अब की भी इतने ही वोट मिले, लेकिन जो टोटल 2 पार्टी हाशिए पे आ गई, खत्म हो गई, वो थी कांग्रेस और बीएसपी। उन दोनों के 25% थे, आप 1% नहीं ले पाए, बल्कि ये सारे वोट और आपका 1% आप लेके शिफ्ट हो जाती है। अब गौर कीजिए, 46 में नरेंद्र मोदी का जब सुनामी था तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इसी दिल्ली ने 46% वोट दिए थे। मतलब मोदी जी का एक फैक्टर आया तो 13% इजाफा हुआ, और उसी मोदी फैक्टर को जब 8 महीने एनालाइज किया और पाया कि नहीं ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो वादा किए थे करप्शन दूर करने का, डेवलपमेंट करने का, और ये धर्म परिवर्तन करने लगे। तो ये जो आक्रोश था दिल्ली का,
इसने काम किया और वो पूरा का पूरा मोदी जी का जो 13% मिला था उसने फिर से विड्रॉ कर लिया, इसलिए आप वहीं के वहीं रह गए और मोदी जी का जो 13% था वो वापस जनता ने ले लिया। शुद्ध एनालिसिस है, इसको डिस्प्यूट करने के कोई कारण नहीं बनता। तो जरा गौर कीजिए, आप मोदी जी के खिलाफ सुनना चाहेंगे और डिफेंड करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन हकीकत यह है ये शुद्ध मोदी जी के खिलाफ नाराजगी थी जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत हुई है। पुरुषोत्तम जी, आप क्या कहेंगे? वाकई ये जनाक्रोश था? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैं सिंह साहब ने जो कहा कि अगर वो सुनामी थी तो इसको क्या कहें, तो संस्कृत में एक शब्द है सिंह साहब, झंझावात। ये झंझावात था, ये जो हुआ है ये आपकी तरफ से झंझावात था। देखिए सिंह साहब जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ये समझते हैं कि जैसे दिल्ली का चुनाव केवल अर्बन वोटर का चुनाव है, मैंने ये बात कल के अपने आकलन में भी कही थी। आप राहुल गांधी को या कांग्रेस को कितना भी कोसें, लेकिन एक काम उन्होंने बहुत नेक किया था कि औपनिवेशिक सरकार के जमाने से चले आ रहे लैंड एक्विजिशन एक्ट में जरूरी परिवर्तन किए थे, जिसके चलते अब जमीन को हड़पना उतना आसान नहीं रह गया था। अब आप ये नहीं कर सकते थे कि गोल्फ कोर्स बनाने को पब्लिक पर्पज कह दें। मोदी सरकार ने कानून बनाने की बजाय ऑर्डिनेंस पास करके उन परिवर्तनों को दूर किया और लैंड एक्विजिशन को विकास के लिए, कोट अनकोट विकास के लिए आसान कर दिया। विकास का मतलब है फ्लैट्स का निर्माण, विकास का मतलब है एरोड्रम्स का निर्माण। वही वाली बात आ जाती है कि आपने विकास का जो झुंझुना बजाया वो कुल मिलाकर के अपर मिडिल क्लास के लिए विकास था। दिल्ली केवल अपर मिडिल क्लास का नगर नहीं है। दूसरी बात ये कि आप पूरा एटीट्यूड देखिए, आप बातें कर रहे हैं विकास की, आप बातें कर रहे हैं गवर्नेंस की, और सबसे रोचक ये कि 15 अगस्त को स्वयं प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस देश में अगले 10 साल के लिए सांप्रदायिक और जातीय विवादों पर मोरेटोरियम होना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी को सांप्रदायिक और जातीय वैमनस्य बढ़ाने वाले मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। अब 4 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करने को कहा है, 40 पिल्ले पैदा करने को नहीं कहा है। राम जादव की सरकार बनेगी या कोट अनकोट की सरकार बनेगी, ये क्या है भाई? ये कौन सा विकास था? ये कौन सा मोरेटोरियम था? हर मस्जिद में इनकी शिफ्ट हो गई, हर मस्जिद में हम हर गौरी की प्रतिमा रख देंगे, ये कौन सा मोरेटोरियम था? दूसरे लोग ऐसा ना करें, हम यही करते रहेंगे। जनता को आप यू कैन टेक पीपल हु आर ग्रांटेड फॉर सम टाइम, नॉट फॉर ऑलवेज। और ये बिल्कुल सही सिंह साहब ने कहा है कि ये असल में मोदी के प्रति एक गहरे गुस्से का इजहार था। और एक पार्टी, और दूसरी एक बात और, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक संगठित पार्टी है। उसमें तरक्की करने के लिए आदमी वर्षों मेहनत करता है। यहां आलम यह है कि 2 लोग बैठ के या 3 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। दिल्ली के नेतृत्व को अखबारों से कुछ ही देर पहले मालूम पड़ता है कि किरण जी जिन्होंने कल ही भाजपा की सदस्यता ली है वो आपकी सीएम फेस होंगी। आप समझते हैं कि आपको चूंकि 2002 से लेकर 2014 तक आप चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, तो आप जो भी करेंगे वो होता जाएगा। मैं यहां फिर वो जोड़ूंगा, अगर कांग्रेस होती मोदी जी के मुकाबले दिल्ली में तो संभवतः बीजेपी जीत जाती। मोदी जी और उनके करीबी रणनीतिकार ये भूल गए कि दिल्ली में उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, दिल्ली में उनका मुकाबला एक नई किस्म की पॉलिटिक्स से है जिसका मुहावरा तक अभी तक भाजपा और कांग्रेस को पल्ले नहीं पड़ा है। बिल्कुल, और इसीलिए ये नतीजा निकला है। आप नेगेटिव कैंपेन करते रहे, आप कहीं उपद्रवी, कहीं वो अन्ना की तस्वीर पर माला, कहीं वो बंदर है, कहीं वो ये है, कहीं वो है, और आपने ये रियलाइज तक नहीं किया कि इन चीजों का जनता में क्या मैसेज जा रहा है और जनता में कितनी गहरी खुंदक आपके प्रति पैदा हो रही है। उसका नतीजा ये सही शब्द है, खुंदक पैदा हो गई। खुंदक क्यों पैदा हुई, इसके पूरे रीजन पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने गिनाए हैं, इनके सिंह साहब ने गिनाए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है संबित, और सवाल खड़ा होना लाजमी है कि 9 महीने के अंदर आखिरकार केंद्र सरकार ने किया क्या? घर वापसी का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा, लैंड एक्विजिशन का ऑर्डिनेंस, आपने जो अनाधिकृत झुग्गी बस्तियों के बारे में कैबिनेट का प्रस्ताव पास करवा दिया, उसका ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आए। कल जो बयान आया है गणेश की मूर्ति लगाएंगे। उसके बाद आपने जो जितने तमाम नाम दिए अरविंद केजरीवाल को, भगोड़ा, मफलर मैन, बंदर, नक्सल, ये सब क्या था चुनाव प्रचार के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में बजट कट्स किए हुए हैं। हेल्थ में बजट कट कर दिया, मनरेगा को मारने की कोशिश है। हेल्थ में बजट कट है, ह्यूज बजट कट हेल्थ में। संबित, हेल्थ में बजट कट कर दिया, मनरेगा में बजट कट किया है। क्या डिस्कशन? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वे बड़े
देखिए, आज वैसे आप लोग कहें और मैं सुनना भी चाहिए, क्योंकि अगर जो गलतियां हुई है मुझे पता भी होना चाहिए, मगर 2-3 महत्वपूर्ण विषय रख दूं। आप अगर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसी कदर फेल हो रही थी, कुछ काम नहीं कर रही है, तो मैं याद दिलाऊं कि लगभग 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर में और झारखंड में अभूतपूर्व चुनाव रहे हैं, अभूतपूर्व नतीजे भी रहे हैं। इसलिए इसको इस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट करके देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जो ठोस विकास होता है वो इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं होता है कि 4 दिन में आप ठोस विकास की प्रकृति को देख सके। आप देखिए 9 महीनों में किस फील्ड में मोदी जी की सरकार ने काम नहीं किया है। हर फील्ड में टेंजिबल रिजल्ट्स आया है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो अर्थ नीति हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप बात कर, डिफेंस की बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, टेंजिबल रिजल्ट्स जो एक छोटे से समय में आना चाहिए वो सब कुछ आया है। मगर फिर भी आज मुझे कहीं ना कहीं एक सेक्शन में खुशी नजर आ रही है। इसलिए नहीं कि एक नई पार्टी की जीत हुई है, इसलिए कि कुछ लोगों का जो बहुत लंबे समय से मन था कि मोदी जी के विरुद्ध बोलना है और उनको मौका नहीं मिल रहा था, आज कहीं ना कहीं उनको वो मौका मिला है। हाँ, लोकतंत्र है, हर मौके में वो उनका एंटाइटलमेंट है, वो जरूर बोलें। जनता का मन था, जनता ने दिखा दिया। सभी लोगों का मन है। आप बाहर जाके ये कहना कुछ तक सेंट्रल नहीं रागिनी जी, आप जरा अपने लीडर का भी सोच लीजिए प्लीज। आपके लीडर अरविंद केजरीवाल नहीं है, आपके लीडर राहुल गांधी है, जहां तक मैं जानता हूं। वैसे आज मैं तभी आपने शाजिया इल्मी और बिन्नी जी को अपनी पार्टी में शामिल किया था, तब आप भूल गए कि अरविंद केजरीवाल कौन से लीडर हैं। हाँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आरएसएस ने जो हलवा पूरी खिलाई उसी का नतीजा है। आप दूसरे को के साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा, चिंता मत करिए। नहीं रागिनी, थोड़ा सीरियस हो जाइए प्लीज। मुझे चिंता होती है, हम तो दुखी हैं, हम चिंता कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हम जीते हुए हैं, जीत रहे हैं, फिर भी अगर एक जगह भी एक भी हार होती है तो उससे हमारा क्या बिगड़ सकता है, हमने ये रियलाइज कर लिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से हम अपने वेज सुधार लेंगे, अगर कहीं गलती है हम सही। मगर रागिनी, आपका क्या होगा, आप जरा ये तो सोचिए। आप इतना भी उन्मुक्त, मतलब ये उन्मादित मत हो जाइए कि आप वही है ना कि आग लगी हमार झोपड़िया में और हम गाए राग मल्हार। आपके झोपड़िया में आग लगी है और आप राग मल्हार गा रही हैं। देखिए, झोपड़िया में किसकी आग लगी है और किसके आगे लगेगी, इसको जनता को तय करने दीजिए। हम दुख मनाने के बजाय काम करने में और जनता का विश्वास प्राप्त करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मुझे मजा आ रहा है। छोड़ दीजिए। देखिए, आप खामोश है, आप खामोश है और बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए हैं, लेकिन अनुज जी खामोश है। मैं उनके पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। रागिनी और डॉक्टर संबित पात्रा, आप इसी तरह से बहस करते रहिए। आप इसी तरह से स्वभाव परिवर्तन एक ही हार के बाद हो गया, ये देख के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। केजरीवाल को जो वोट मिला है, जो उनकी सुनामी आई है, उसकी असली वजह क्या है और क्या ये बीजेपी के खिलाफ आम जनता का जनाक्रोश है? अनुज जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये जनाक्रोश है तो ये जनाक्रोश एक दिन में तो नहीं पैदा हो गया, लेकिन क्या हमने मोदी सरकार को, बीजेपी को हनीमून पीरियड भी नहीं दिया और 9 महीने में भी उसके कामों का आकलन करने लगे बीजेपी सरकार के? देखिए, हनीमून पीरियड क्या 9 महीने से भी अधिक का होना चाहिए, ये एक सवाल मेरे मन में उठ सकता है। आज भाजपा किस कदर हारी है इसका अंदाज लगाइए कि 1951 के पहले चुनाव में भी भारतीय जनसंघ को दिल्ली में 5 सीटें मिली थी, आज उससे भी कम मिली हैं। दूसरा, अक्टूबर-नवंबर महीने में मैंने अपने अखबार में एक आर्टिकल लिखा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों से सुनकर के लिखा कि क्या पहला वर्ग जो मोदी सरकार से नाराज होगा वो किसान वर्ग है, क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ रही थी उतनी आपने एमएसपी नहीं बढ़ाई, इसलिए कि ताकि महंगाई ना बढ़े, ये आमतौर पे शहरियों के लिए। तो किसानों का कहना था कि हमारी कीमत पर महंगाई को रोका जाएगा। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के अंदर भी कहीं न कहीं ये गुस्सा एक पैदा हो रहा था, वो अधिक मेहनत कराए जाने से संबंधित था या केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोके जाने से संबंधित था, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो अभी मुझसे पहले पैनलिस्टों ने कहा कि जो धार्मिक विभेद बढ़ाने वाले विषय जो पिछले कुछ महीनों में हुए, उसके चलते ही पूरा का पूरा मुस्लिम तबका कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया
और ये केवल दिल्ली में ही नहीं, ये तो कांग्रेस की असफलता है ना कि वो अपने कोर वोट बैंक को सुरक्षित नहीं रख पाई। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी जमीन पर। जो जनता से डिस्कनेक्ट कांग्रेस का था, उसी के कारण आम आदमी पार्टी को पनपने का मौका 1.5 साल पहले मिला था। और वही दिक्कत भाजपा पिछले 6 महीने में दिल्ली के अंदर देख रही थी। मोदी साहब के समय तो कार्यकर्ता जमीन पर था, लेकिन उसके बाद से दिल्ली के सारे भाजपा कार्यकर्ता जो है मोदी साहब जिताएंगे बोल करके घर में बैठ गए थे। और मोदी साहब ने कार्यकर्ताओं के लिए किया क्या? कुछ नहीं। केंद्र सरकार को बने हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई एक कार्यकर्ता क्या ये कह सकता है कि हाँ मुझे कुछ मिला? नहीं, कोई पद नहीं मिला किसी को। इस कारण से कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी वो इस चुनाव में मुझे नजर आई। और मैं तो दीपक जी, मैं स्वीकारता हूं कि मैं 1 हफ्ते जो मतदान के पहले का था, उससे पहले वाले समय में इस लहर को या बीजेपी बुरी तरह करने वाली ये नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उस 1 हफ्ते के दौरान मुझे समझ में आ गया था कि इस बार बीजेपी का मामला खराब होने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर नहीं आ रहा था। कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर नहीं आ रहा था। संबित पात्रा भी इस बात को समझ पा रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। क्यों संबित? नहीं, देखिए, आपने बड़ा एक मर्म प्रश्न पूछा है, तो मैं कहूंगा कि बहुत कुछ हम लोग समझते हैं, मगर हमें कहना भी नहीं चाहिए। क्यों कहें? क्योंकि पार्टी प्रवक्ता के नाते और कार्यकर्ता के नाते बहुत कुछ जो हमें शेयर करना चाहिए हम पार्टी फोरम में शेयर करते हैं। हम यहाँ डिबेट्स में वो सब शेयर नहीं करते हैं। और पार्टी में इतनी लोकतंत्र है कि हम लोग सब अपने अपने विषय को पार्टी में रखते भी हैं। मगर देखिए, मैंने बार बार कहा दीपक जी, जो भी गड़बड़ियां हैं हम उस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, मगर बार बार उसको केंद्र सरकार की ओर ले जाना, बार बार उसको मोदी जी की ओर ले जाना, यह उचित नहीं है। नहीं, मैं मोदी जी की ओर नहीं ले जा रहा। मैं तो बीजेपी के खिलाफ जनाक्रोश की बात कर रहा हूं। और सवाल यह है, अगर जनाक्रोश है, आपके खिलाफ इतना वोट पड़ा है, लोग लामबंद हुए हैं, लगभग 54% वोट जो है आपके खाते में गया है, तो वोटरों को कोई, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई खुजली तो होती नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ इनमास जाके वोट डाला है। कोई तो कारण रहा होगा संबित पात्रा जी। नहीं, आप ये बहुत सही पूछ रहे हैं, मगर अभी जो एनके सिंह साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं आक्रोश में लोगों ने वोट किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि आप देखिए, जो हमारा कोर वोटर है, जो हमारा कोर सपोर्टर है, वो इंटैक्ट है। समित साहब, वो तो आपके पास रहा, लेकिन बाकी लोगों ने उन्मादी रूप से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश की। क्या वो आपको नहीं लगता कि गुस्से में लोगों ने वोट डाला है? दीपक, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात, एक मिनट, मैं अफसोस में सबको रोक रहा हूँ। देखिए, मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं तो बस ये कहूंगी कि इस पूरे इलेक्शन को सेंट्रलाइज ही मोदी जी ने किया, चुनावी भाषणों से कह कह अगर मुझे वोट दीजिए, मैं दिल्ली की सेवा करना चाहता हूँ। पूरे कैबिनेट को लगाया उन्होंने, 120 एमपीओ को लगाया। थोड़ा प्लीज राहुल जी चिंता कर दो, कोई उनकी चिंता। अब आपके पास पार्टी अच्छा, हम बहस को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। माफ कीजिएगा, मैं सबको रोक रहा हूँ यहाँ पर। रागिनी, आप राहुल जी की चिंता करें, डॉक्टर संबित पात्रा आप बीजेपी की चिंता करें, सब चिंता करें, सब चिंतन करें, सब मंथन करें। मैं यही सलाह दूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, आपने बहुत लंबी पारी खेली है। रागिनी, आपने बहुत लंबी पारी खेली है। दिन भर आप जाएं, आराम करें थोड़ा सा। अभी 2-3 घंटे की पारी आपको और खेलनी है, लेकिन चिंतन जरूर करें, चिंता जरूर करें, मंथन जरूर करें, क्योंकि ये भी सोचने की जरूरत है राजनीतिक पार्टियों को कि अगर राजनीति में इतना आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही, लेकिन बड़ी बहस हमारी जारी है। ब्रेक के बाद आपसे